अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करें फीमेल जेनिटल सिस्टम एंड गेस्टेशनल पैथोलॉजी। चैप्टर नंबर 13 है पैथोमा से। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है वल्वा का। तो इट इज़ स्किन एंड म्यूकोजा ऑफ द फीमेल जेनिटेलिया एक्सटर्नल टू द हाइमन। कि हाइमन से बाहर जो स्किन और म्यूकोजा होता है उसको हम वल्वा कहते हैं। इसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉस प्यूबिस एंड वेस्टिब्यूल शामिल होते हैं। इट इज़ लाइंड बाई स्कीमस एपिथेलियम। तो एपिथेलियम आप याद रखिए स्कीमस एपिथेलियम है। बार्थोलिन सिस्ट क्या चीज़ है? सिस्टिक डायलिटेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। ये कहाँ पे पड़ा होता है कि दोनों साइडों पे वजाइनल कैनाल के ये पड़ा होता है, और जो म्यूकस लाइक फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा होता है, और जो डक्ट्स होती हैं वो लोअर वेस्टिब्यूल में इसके ओपन हो रही होती हैं। इट अराइजेज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ग्लैंड। कि जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगी तो ये स्वेल कर जाएगा ग्लैंड। यूजली अकर इन द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज और प्रेजेंट्स एज यूनिलेटरल पेनफुल सिस्टिक लीजन एट द लोअर वेस्टिब्यूल एडजेसेंट टू द वजाइनल कैनाल। कि यूनिलेटरल पेनफुल सिस्टिक लीजन यह है जो कि लोअर वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट करता है एडजेसेंट टू द वजाइनल कैनाल। आगे हमारे पास है कोंडलोमा। तो ये करने से पहले एक दफ़ा मैं करवा देता हूँ कि हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो कि मतलब लीथल है, किस वजह से? कैंसर कॉजिंग में। तो ये करवाता है कोइलोसिटिक चेंज, कि जो न्यूक्लियर चेंज आता है इसकी वजह से ना, उसको कहते हैं कोइलोसिटिक चेंज। तो इसकी आगे क्योंकि ये लो रिस्क में डिवाइड है और इसकी सीरोटाइप्स और हाई रिस्क में। जो लो रिस्क है वो इसकी जो सीरोटाइप 6 और 11 है वो लो रिस्क है, और हाई रिस्क में 16, 18 मेनली, और 31, 33 भी इसमें शामिल है। जो लो रिस्क इसकी टाइप्स हैं वो कार्सिनोमा के लिए लो रिस्क है, मतलब वो कार्सिनोमा नहीं करवाती, और इसमें कोंडलोमा आ जाता है। ये कोंडलोमा वल्वा, सर्विक्स या वजाइनल कैनाल कहीं भी हो सकता है। और जो हाई रिस्क हैं वो सबसे पहले हमारे पास डिस्प्लेजिया करवाते हैं वाया E6 एंड E7, और फिर वो आगे कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाते हैं, पहले प्रिकर्सर लीजन और बाद में कार्सिनोमा में। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन समझने। कोंडलोमा क्या है? इट इज़ वाटरी न्यूप्लाज्म ऑफ वल्वर स्किन, और ऑफन लार्ज होता है ये मोस्टली, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 है, टाइप 6 एंड 11 से होता है। कोइलोसाइट्स इसका हॉल मार्क है। और आगे हमारे पास है लाइकन स्क्लेरोसिस। तो ये क्या है? लाइकन स्क्लेरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय थिनिंग ऑफ द एपिडर्मिस एंड फाइब्रोसिस ऑफ द डर्मिस। क्योंकि इसमें स्क्लेरोसिस है तो फाइब्रोसिस इसमें आना होता है, तो एपिडर्मिस की थिनिंग हो जाती है, और जो हमारे पास डर्मस होती है उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है। इसमें हमारे पास इट प्रेजेंट्स एज वाइट पैच ल्यूकोप्लेकिया विद पार्चमेंट लाइक वल्वर स्किन। कि बहुत थिन सी स्किन हो जाती है वल्वा पे। तो ल्यूकोप्लेकिया होता है वाइट पैचेस विद पार्चमेंट लाइक वल्वर स्किन। तो ये आपने याद रखना है कि लाइकन स्क्लेरोसिस में ये है। और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है इट इज़ बिनाइन और मे बी एसोसिएटेड विद स्लाइटली इंक्रीज रिस्क ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो इसका कुछ ना कुछ रिस्क होता है कार्सिनोमा में, आगे हम पढ़ते भी हैं। लाइकन सिंप्लेक्स क्रोनिकस क्या है? क्रोनिकस से याद रखें कि क्रोनिक इरिटेशन की वजह से जो होता है, कि क्रोनिक इरिटेशन या स्क्रैचिंग की वजह से जिससे ये होता है, इसमें क्या होता है कि हाइपरप्लेजिया ऑफ द वल्वर स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसके हाइपरप्लेजिया जाता है और प्रेजेंट कैसे करता है? ल्यूकोप्लेकिया विद थिक लेदरी वल्वर स्किन। पहले लाइकन स्क्लेरोसिस में थिन पार्चमेंट लाइक वल्वर स्किन थी, और जो लाइकन सिंप्लेक्स क्रोनिकस क्रोनिक इरिटेशन याद रखें तो हाइपरप्लेजिया और थिक लेदरी वल्वर स्किन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है वल्वर कार्सिनोमा। जो कार्सिनोमा राइजिंग फ्रॉम स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग द वल्वा, और इसमें हमारे पास ल्यूकोप्लेकिया होता है, इसलिए हम ल्यूकोप्लेकिया को हम बायोप्सी के थ्रू डिफ्रेंशिएट करते हैं कि लाइकन स्क्लेरोसिस है, लाइकन सिंप्लेक्स क्रोनिकस है, या वल्वर कार्सिनोमा है। तो एटियोलॉजी क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस
रिलेटेड भी हो सकती है और नॉन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस रिलेटेड। तो दो तरह से, अब अगर जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस रिलेटेड होती है वो हाई रिस्क HPV होते हैं, जो 16 और 18 उसकी वजह से होता है, क्योंकि हमने कहा कि वो कैंसर कॉजिंग है। तो हाई रिस्क HPV से रिलेटेड है, और जो लो रिस्क है हमारे पास, सॉरी, जो नॉन HPV रिलेटेड है वल्वर कार्सिनोमा, वो हमारे पास लॉन्ग स्टैंडिंग लाइकन स्क्लेरोसिस की वजह से होता है, क्योंकि हमने कहा कि उसका कुछ ना कुछ रिस्क होता है। तो वो लॉन्ग स्टैंडिंग लाइकन स्क्लेरोसिस हो तो उसकी वजह से भी हमारे पास वल्वर कार्सिनोमा हो सकता है, और ये एल्डरली वुमेन में होता है। और जो हमारे पास वल्वर कार्सिनोमा ड्यू टू HPV है, वो हमारे पास ड्यू टू मल्टीपल पार्टनर्स और अर्ली फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरकोर्स उसकी वजह से होता है, और ये वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में होता है मोस्टली, क्योंकि HPV जो है वो एक STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो इसी वजह से जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी, लाइक मल्टीपल पार्टनर्स या फर्स्ट एड या इंटरकोर्स, ये इसमें शामिल होती हैं HPV रिलेटेड में। आगे हमारे पास है एक्स्ट्रा मेमोरी पैचेट डिजीज़। ये क्या है? इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ वल्वा, कि जो वल्वा की स्किन है, जो एपिडर्मिस है, उसमें हमारे पास मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स आ जाते हैं एपिडर्मिस में। तो प्रेजेंट कैसे करता है? एरिथमेटिस प्रोरेटिक अल्सरेटिव वल्वर स्किन और कार्सिनोमा इनसाइटू, जिसकी वजह से होता है, और ये मतलब न्यू होता है, इसका कोई प्रिकर्सर लीजन नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास वल्वा में एक्स्ट्रा मेमोरी पैचेट डिजीज़ है, ये इससे कोई रिलेशन नहीं होता कहीं किसी और कार्सिनोमा से। लाइक अगर ये निपल में हो एक्स्ट्रा मेमोरी पैचेट डिजीज़, तो उसको हम पैचेट डिजीज़ अगर निपल में हो तो वो हमेशा जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड होती है, कि अगर ब्रेस्ट ट्यूमर जो है वो आगे मेटास्टेसाइज कर जाता है या उसकी वजह से निपल में हमारे पास आ जाती है। तो लेकिन जो वल्वा में है ये नो एसोसिएटेड कार्सिनोमा है इसमें, और इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेलानोमा, इसको मेलानोमा से डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। तो ये क्या होते हैं? पैजेट्स सेल्स जो होते हैं ये पी से याद रखें, PES पॉजिटिव केराटिन पॉजिटिव होते हैं, और जो हमारे पास मेलानोमा है वो सिर्फ S100 पॉजिटिव होते हैं। अब PES पॉजिटिव क्यों है पैजेट सेल? क्योंकि ये एपिथेलियल सेल्स हैं और म्यूकस प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो मेलानोमा है वो एपिथेलियल सेल्स तो नहीं है, इसलिए वो PES नेगेटिव होते हैं। जो केराटिन पॉजिटिव क्यों है पैजेट सेल? क्योंकि केराटिन के इंटरमीडिएट फिलामेंट एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि एपिथेलियल सेल में ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तो हमेशा पैजेट सेल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, लेकिन मेलानोमा में ये नेगेटिव होगा, और मेलानोमा सिर्फ S100 पॉजिटिव होते हैं। आगे हमारे पास है वजाइना के इट इज़ कैनाल लीडिंग टू द सर्विक्स, ये फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है। मिकोजा इज लाइंड बाय नॉन कैरेक्टराइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम। अब वल्वा में भी स्क्वेमस एपिथेलियम थी और वजाइना में भी स्क्वेमस एपिथेलियम है। तो एडिनोसिस, सबसे पहले हमारे पास एडिनोसिस क्या चीज़ है? फोकल परसिस्टेंस ऑफ कोलमनर एपिथेलियम इन द अपर वजाइना, कि डेवलपमेंट में होता है क्या कि यूरोजेनिटल साइनस जो लोअर 1/3 बनाता है, और जो अपर 2/3 वजाइना का है वो मुलेरियन डक्ट से बनता है। तो जो अब होता है ऐसा है कि जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है लोअर 1/3 में, ये इसने ऊपर जाके कोलमनर एपिथेलियम को मतलब रिप्लेस करना होता है, वो फिर टोटल हमारे पास ऊपर वजाइनल टोटल जो वॉल है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस से बन जाती है। लेकिन इसमें हमारे पास वो परसिस्ट करती है कोलमनर एपिथेलियम, कोलमनर सेल जो अपर 2/3 में होते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास एडिनोसिस हो जाता है। इंक्रीज इंसिडेंस इन फीमेल हु वर एक्सपोज टू डाइथाइलस्ट्रिबेस्ट्रोल इन यूट्रो, कि अगर किसी मदर एक्सपोज हुई है डाइथाइलस्ट्रिबेस्ट्रोल तो उसकी जो डॉटर होगी वो उसमें एडिनोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा, कि क्लियर सेल से याद रखें कि सेल जो साइटोप्लाज्म वो मोस्टली क्लियर होता है। एडिनो इसका ग्लैंड से रिलेटेड और कार्सिनोमा है। मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड्स विद क्लियर साइटोप्लाज्म,
और कॉम्प्लिकेशन ऑफ डाइथाइलस्ट्रिबेस्ट्रोल एसोसिएटेड वजाइनल एडिनोसिस के एडिनोसिस जो है डाइथाइलस्ट्रिबेस्ट्रोल उसकी वजह से ये हमारे पास क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोनल रेप्टोमायोसार्कोमा। इसमें क्या होता है कि मैलिग्नेंट मेसेनकाइमल प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर स्केलेटल मसल, और प्रेजेंट कैसे करता है ब्लीडिंग एंड ग्रेप लाइक मैस प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द वजाइना और पीनस ऑफ अ चाइल्ड, और ये लेस देन 5 इयर्स में होती है। इसको हम सार्कोमा बोट्रॉइडिस भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो क्रॉस्ड साइटोप्लाज्मिक क्रॉस्ड स्ट्राइएशन शो करते हैं और डेस्मिन एंड मायोजेनिन पॉजिटिव होते हैं, रेप्डोमायोब्लास्ट जो होते हैं। इसमें अगर कोई एमसीक्यू में दे दे कि डेस्मिन और मायोजेनिन पॉजिटिव हैं तो और ग्रेप लाइक मैस प्रोट्रूड कर रहा है तो उसमें हमारे पास एम्ब्रियोनल रेप्डोमायोसार्कोमा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वजाइनल कार्सिनोमा। तो ये क्या है, कार्सिनोमा राइजिंग फ्रॉम स्क्वेमस एपिथेलियम लाइक जिस तरह वल्वर कार्सिनोमा था लाइनिंग द वजाइनल मिकोजा। तो ये भी हाई रिस्क एचपीवी रिलेटेड है, और इसमें जो प्रिकर्सर लीजिए वो वजाइनल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया होता है। इंग्वाइनल जो अपर 1/3 ऑफ वजाइना है उससे जो कैंसर जाता है वो इंग्वाइनल नोड्स में जाता है, और जो लोअर 1/3 है वो उससे मेटास्टाइज इंग्वाइनल नोड्स में करता है, और जो अपर 2/3 है वो हमारे पास इलियक लिम्फ नोड्स में रन करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो सर्विक्स है। तो इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी कॉजेज ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा। तो सबसे पहले हम इसके नेट में देख लेते हैं। तो इट इज़ कंप्राइजेज नेक ऑफ यूट्रस भी इसको कहते हैं, और एक्सोसर्विक्स एंडोसर्विक्स और ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ये एक्सोसर्विक्स है इट इज़ लाइंड बाय नॉन केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम, और जो एंडोसर्विक्स है इट इज़ लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ कोलमनर सेल्स। और जो इन दोनों के दरमियान जो जंक्शन होता है इनका उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। जो मोस्टली जो सर्वाइकल कार्सिनोमास होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन जोन पे ही स्टार्ट होते हैं। एचपीवी क्या है, क्योंकि इसका रिलेशन है कार्सिनोमा से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डीएनए वायरस है दैट इन्फेक्ट लोअर जेनिटल ट्रैक्ट स्पेशली सर्विक्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन जोन। लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वल्वा, सर्विक्स एंड वजाइना। तो ये 3 चीज़ें आती हैं, और तीनों के कार्सिनोमास इससे रिलेटेड हैं एचपीवी से। ये मोस्टली होता है अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो तो रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो एचपीवी का तो उससे हमारे पास ये कार्सिनोमा हो जाता है। तो हाई रिस्क एचपीवी और लो रिस्क, जिससे पहले का हाई रिस्क 16, 18, 31, 33 है, और लो रिस्क हमारे पास 6 और 11 है। जो हाई रिस्क एचपीवी है वो इसके प्रोड्यूस करते हैं E6 एंड E7 प्रोटीन्स। ये 2 प्रोटीन्स हैं। जो E6 जो है वो हमारे पास P53 की डिस्ट्रक्शन करा देती है, और जो E7 है वो RB जीन की डिस्ट्रक्शन करा देते हैं। जब हमारे पास P53 और RB जीन ये एज ए ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो जब इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो ट्यूमर सप्रेस नहीं होगा, और उसकी मतलब जो चेक एंड बैलेंस है उसकी ग्रोथ में वो हमारे पास लॉस हो जाएगी। तो ये इसका फिर वो डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट होगा, फिर कार्सिनोमा में। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस का क्वेश्चन आया हुआ सर्वाइकल कार्सिनोमा। तो इसमें यही है कि अगर डिटेल थोड़ा सा करना है तो E7 बाइंड्स हाइपर फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ, जिसको एक्टिव फॉर्म भी कहते हैं, ऑफ RB जीन एंड प्रमोट्स इस डिग्रेडेशन वाया द प्रोटियासोम पाथवे, एंड इट आल्सो बाइंड्स एंड इनहिबिट P21 एंड P27 जो के 2 विच आर 2 इम्पॉर्टेंट साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स। सो इन दिस वे इट इम्पेयर्स चेक पॉइंट्स एंड DNA रिपेयर मैकेनिज्म। इससे हमारे पास DNA रिपेयर मैकेनिज्म भी इम्पेयर हो जाता है, वो भी हमारे पास लॉस हो जाता है। E6 जो है वो यही सेम उसका मैकेनिज्म, वो P53 से बाइंड करती है, उसकी डिस्ट्रक्शन करा देती है वाया प्रोटियासोम पाथवे। और ये क्या करती है, बट इट आल्सो
अप रेगुलेट्स एक्सप्रेशन ऑफ टीलोमेरेज, कि टीलोमेरेज की एक्सप्रेशन को भी इंक्रीज करता है, जिसके हमारे पास विच लीड्स टू सेलुलर इमोर्टलाइजेशन, क्योंकि टीलोमेरेज जो है वो एजिंग से रिलेटेड है। तो जब टीलोमेरेज की एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास सेलुलर इमोर्टलाइजेशन, और डेड कभी भी डेड नहीं होंगे या अपोप्टोसिस उनमें नहीं होगी। तो ये इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म है। क्वेश्चन पे आया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, और कुछ इसमें लिखा भी हुआ है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन था कि कॉजेज ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, या इसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, वो आगे जो मेनली इसके हैं तो हाई रिस्क HPV मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, उसके साथ हमारे पास स्मोकिंग आ जाती है, और इम्यूनोसप्रेशन आ जाती है, उसके साथ साथ वायरल ऑन्कोजेनिसिटी, प्रेजेंस ऑफ को कार्सिनोजेंस, एंड एज, जो मिडिल एज ग्रुप मोस्टली जो होता है वो वल्नरेबल होता है इससे, और इसके साथ साथ जो हमारे पास मल्टीपल पार्टनर्स एंड फर्स्ट एज ऑफ इंटरकोर्स, ये भी शामिल इसमें होते हैं। तो ये आप इसके नोट कर लीजिएगा, इसके जो ये क्वेश्चन आया हुआ है एक दफ़ा। अब जो हमारे पास HPV हाई रिस्क है, उससे क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली 40% चांसेस होते हैं कि इसमें से आ जाए, और बाकी पूरे चैप्टर से उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसमें से मोस्टली चांसेस होते हैं कि इसमें से वो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। तो क्या है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कोलिसिटिक चेंज, डिसऑर्डर सेलुलर मैचुरेशन, न्यूक्लियर एटीपिया एंड इंक्रीज्ड माइटोटिक एक्टिविटी विद इन द सर्वाइकल एपिथेलियम, कि क्योंकि कोलिसिटिक चेंज तो HPV का जैसे हॉलमार्क है कोलिसिटिक चेंज, और मैचुरेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, न्यूक्लियर एटीपिया होगा, और इंक्रीज्ड माइटोटिक एक्टिविटी। तो ये सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया है। इसको हम डिवाइड करते हैं ग्रेड्स में बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ एपिथेलियल इन्वॉल्वमेंट बाय इमेच्योर डिस्प्लास्टिक सेल। ग्रेड्स अगर बात करें या वो स्पेक्ट्रम की बात करें, तो क्वेश्चन में क्योंकि उसने एक दफ़ा ग्रेड्स का कहा हुआ है, और एक दफ़ा उसने स्पेक्ट्रम ऑफ प्री कैंसरस लीजन्स ऑफ सर्विक्स, तो इन दोनों में आपने ये जो इसमें है CIN1 सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल ग्रेड 1 और 2, CIN2, CIN3 एंड कार्सिनोमा इन साइटो। तो ये चारों आपने लिख देने हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन इसमें करता है वो कहता है कि उसको CI1 के लेवल का ये इन्वेजन हुई है, तो इसमें बताएं कि कौन सा वायरस, वो कहते हैं कौन सा वायरस इसमें असल में वो चेक करें पैप्समियर के थ्रू। तो क्योंकि हाई रिस्क पेपिलोमा वायरस HPV 16 एंड 18, तो ये इसका आंसर होता है। ऑर्गेनिज्म इसमें पूछते हैं, और बाकी इसका जो स्पेक्ट्रम पूछा वो क्या है कि CIN1 इन्वॉल्व्स लेस देन 1/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ एपिथेलियम, और इसमें होता है क्या है कि कोइलोसिटिक एटीपिया होता है। ये आप साथ में लिख लीजिए, लिखा नहीं हुआ क्योंकि स्पेक्ट्रम में जो पूछा हुआ था उसका ये था कोइलोसिटिक एटीपिया। CIN2 इन्वॉल्व्स लेस देन 2/3 ऑफ थिकनेस ऑफ एपिथेलियम, एंड इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव एटीपिया एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमेच्योर बेसल सेल ग्रेटर देन 1/3 ऑफ अबव 1/3, मतलब उसके ऊपर तक। और जो CIN3 इट इन्वॉल्व स्लाइटली लेस देन इंटायर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम, कि अगर इंटायर थिकनेस से वो थोड़ा सा कम हो तो CIN3 होता है। इसमें क्वेश्चन जो आया था वो कहता है कि इंटायर थिकनेस से थोड़ा सा कम, बल्कि वो कार्सिनोमा इन साइटो का दिया था। जो CIN3 है इसमें हमारे पास स्लाइटली लेस देन इंटायर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम, और इसमें हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है वो डिफ्यूज एटीपिया है, लॉस ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इमेच्योर बेसल सेल टू एपिथेलियल सरफेस। तो ये आप इसमें नोट कर लीजिए। और जो कार्सिनोमा इन साइटो, इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व इंटायर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम, पूरी एपिथेलियम इन्वॉल्व हो जाती है और इन्वेजन हो जाती है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन को वो प्रॉब्लम नहीं करती, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है क्या है वो कि कार्सिनोमा इन साइटो क्या है,
इट इज़ अ कार्सिनोमा जो कि इन्वेजन का इन्वेड कर सकता है, लेकिन उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको अभी तक उसने पेनिट्रेट नहीं किया होता। तो ये कार्सिनोमा इन साइटो की डेफिनेशन है। जो CAN1 है वो ऑफन रिग्रेस कर जाता है, इसी तरह CAN2 3 उसके जो रिलेटिवली वो चांसेस कम होते हैं रिग्रेस होने के। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टेजेस आप बता दें। तो स्टेज इसकी 0 से 4 तक है। स्टेज जो 0 है तो वो उसमें कार्सिनोमा इन साइटो, और स्टेज 1 जो है वो उसकी आगे सब टाइप्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्टेज 1 में जो ट्यूमर है इट इज़ कन्फाइंड टू द सर्विक्स, कि सर्विक्स तक वो कन्फाइन होता है। और जो इसका जो आगे सब टाइप 1A है उसमें हम प्री क्लिनिकल कार्सिनोमा डायग्नोज्ड ओनली बाय माइक्रोस्कोपी, और जो इसका 1A1 है इसकी जो आगे सब टाइप उसमें स्ट्रोमल इन्वेजन हो जाती है लेस देन 3 mm, और 1A2 जो है वो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ इन्वेजन होती है, और 1B जो है उसमें हिस्टोलॉजिकली इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है। जो स्टेज 1 था, स्टेज 1 में हमारे पास कन्फाइंड टू द सर्विक्स। स्टेज 2 में हमारे पास क्या होता है कि एक्सटेंड बियॉन्ड द सर्विक्स, सर्विक्स से आगे निकल जाता है, बट नॉट पेल्विक वॉल, लेकिन पेल्विक वॉल को तक नहीं जाता। इट इन्वॉल्व्स वजाइना बट नॉट लोअर 1/3, वजाइना लेकिन इसमें लोअर 1/3 इन्वॉल्व नहीं होता। स्टेज 3 हमारे पास क्या है कि पेल्विक वॉल इन्वॉल्व होती है, नो कैंसर फ्री स्पेस बिटवीन ट्यूमर एंड पेल्विक वॉल, कि पेल्विक वॉल तक चला जाता है और स्पेस जो अंदर के दरमियान पेल्विक वॉल और सर्विक्स के दरमियान होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ऑन DRE इट इन्वॉल्व्स लोअर 1/3 ऑफ वजाइना, क्योंकि 2 में हमारे पास लोअर 1/3 इंटैक्ट था, लेकिन इसमें स्टेज 3 में लोअर 1/3 ऑफ वजाइना भी इन्वॉल्व शामिल हो जाता है। स्टेज 4 में हमारे पास कहता है इट इन्वॉल्व्स मिकोजा ऑफ ब्लैडर और रेक्टम, किसमें ब्लैडर या रेक्टम का मिकोजा इन्वॉल्व हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि ट्रू पेल्विस से भी आगे उसकी इन्वेजन हो जाती है, और ये मेटास्टेटिक डिसेमिनेशन भी इसमें चांसेस होते हैं स्टेज 4 में। तो ये इसके स्टेजेस हैं। स्टेज 0 जो वो कार्सिनोमा इन साइटो, स्टेज 1 उसमें कन्फाइंड टू सर्विक्स है, स्टेज 2 में हमारे पास सर्विक्स से आगे उसकी इन्वेजन है, लेकिन लोअर 1/3 को इन्वॉल्व नहीं करता वजाइना को, और पेल्विक वॉल तक भी नहीं जाता। स्टेज 3 में पेल्विक वॉल तक चला जाता है, और जो स्पेस उनके दरमियान होती है वो ख़त्म होती है, और इस लोअर 1/3 ऑफ वजाइना भी इन्वॉल्व हो जाता है। स्टेज 4 में हमारे पास मिकोजा ऑफ ब्लैडर या रेक्टम आ जाती है इसमें, और बियॉन्ड द ट्रू पेल्विस से आगे चला जाता है, और मेटास्टेटिक डिसेमिनेशन भी चांसेस होते हैं इसमें। तो ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ था वो काफ़ी आए हुए थे, तो इसलिए मैंने सारे कवर करवा दी। आगे हमारे पास है सर्वाइकल कार्सिनोमा। सर्वाइकल कार्सिनोमा क्या है कि वही CIN जो है उसकी आगे प्रोलिफरेशन इन्वेसिव कार्सिनोमा दैट राइजेस फ्रॉम सर्वाइकल एपिथेलियम, और इसमें मोस्ट कॉमनली मिडिल एज वुमेन एज 40 to 50 ईयर्स, इसका भी नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन है कि एज उसने 44 ईयर्स दी, और ब्लंट इन वजाइनल डिस्चार्ज है, एक्सोफिटिक इरेगुलर लीजन्स है एट सर्वाइकल ऑस। तो उसमें जो था इरेगुलर रीजन है तो कार्सिनोमा है, और सर्वाइकल ऑस पे तो सर्वाइकल है, और 44 ईयर्स है तो मिडिल एज वुमेन। तो ये भी डायग्नोसिस सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जा रहा है, क्योंकि इसका जो प्रेजेंट्स है वजाइनल ब्लीडिंग स्पेशली पोस्ट क्वार्टर या सर्वाइकल डिस्चार्ज। तो ये इसके आप याद रख लीजिए और नोट भी कर दीजिए कि की फैक्टर्स क्या हैं। हाई रिस्क HPV इन्फेक्शन है, स्मोकिंग भी है, इम्यूनो डिफिशिएंसी भी है, और सब टाइप्स इसकी 2 हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो 80% केसेस होते हैं, और एडिनो कार्सिनोमा जो 15% केसेस। तो ये इसके क्वेश्चन भी आए हुए कि इसके सब टाइप्स क्या हैं सर्वाइकल कार्सिनोमा की, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनो कार्सिनोमा। तो ये आप इसको मार्क कर लीजिए। आगे हमारे पास है कि क्या होता है कि जब इन्वेट करता है यूट्राइन वॉल इनटू द ब्लैडर में जब इन्वेट करता है तो इट ब्लॉकिंग द यूरेटर एंड
हाइड्रोनेफ्रोसिस विद पोस्ट रीनल फेलियर कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है इसमें। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस आप याद रख लें कि इसमें चांसेस होते हैं होने के। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा। तो गोल क्या होता है कि हम डिस्प्लेजिया को जो कार्सिनोमा में कन्वर्ट होने से पहले इसको चेक करना होता है। और पैप स्मीयर जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर स्क्रीनिंग। तो आपने ये याद रखेंगे क्योंकि कई दफ़ा उसने हर दफ़ा बल्कि क्वेश्चन में यही देता है कि पैप स्मीयर करवाया गया, पैप स्मीयर करवाया गया, तो उसमें ये मिला ये मिला। तो पैप स्मीयर का जब भी जिक्र वो कर दे तो उसका मतलब वो सर्वाइकल कार्सिनोमा की तरफ जा रहा है। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड है ये। तो हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया वो हाइपरक्रोमेटिक डार्क न्यूक्लियर इसमें होते हैं और हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है। और जो लो ग्रेड होता है वो CIN1 होता है और हाई ग्रेड CIN2 और 3 आते हैं इसमें। अब जो होता है कन्फर्मेटरी कौन कौन से करवा सकते हैं, कोल्पोस्कोपी जिसमें हम सर्विक्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, और बायोप्सी, दो ये करवा कोल्पोस्कोपी एंड बायोप्सी एज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाते हैं। लिमिटेशन ऑफ पैप स्मीयर क्या है कि अगर इनएडिक्वेट सैम्पलिंग हो जाए ट्रांसफॉर्मेशन जोन की कम या लिमिटेड एफिकेसी इन स्क्रीनिंग फॉर एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा में इसकी एफिकेसी ज़्यादा नहीं है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। इम्यूनाइजेशन क्या है कि क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन हम दे देते हैं जो HPV 6, 11, 16 और 18 को कवर करती है। तो लेकिन इससे होता क्या है, पैप स्मीयर फिर भी नेसेसरी होता है क्योंकि जो और सब टाइप्स हैं लाइक 31, 33 और कुछ और भी हैं इसकी, तो उसके खिलाफ तो वैक्सीन नहीं काम करेगी। तो इसलिए हम उसको पैप स्मीयर फिर भी लाजमी होता है इम्यूनाइजेशन के बाद भी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम इज म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल वॉल अंडरलाइंग द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज हार्मोनली सेंसिटिव, ये लाइन आपने याद रखनी है। और इसमें क्या होता है, ग्रोथ, सबसे पहले ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम किसके जो फेजेज है, प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड शेडिंग। GPS मैकेनिज्म से याद रखें कि ग्रोथ, प्रिपरेशन एंड शेडिंग। तो ये ग्रोथ जो होती है वो प्रोलिफरेटिव फेज में होती है, एस्ट्रोजन ड्रिवन होती है। जो प्रिपरेशन होती है वो प्रोजेस्टेरोन के अंडर होती है और सेक्रेटरी फेज में हो रही होती है। जो शेडिंग है वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और जब प्रोजेस्टेरोन स्पोर्ट लॉस हो जाती है। एशरमैन सिंड्रोम क्या है कि सेकेंडरी एमेनोरिया ड्यू टू लॉस ऑफ बिजेलिस एंड स्कारिंग। नॉर्मली हमारे पास मेंस्ट्रुएशन में फंक्शन लेयर की शेडिंग होती है, फिर रीजनेशन होती है, लेकिन बेजल लेयर जो होती है वो इंटैक्ट रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, एशरमैन सिंड्रोम में बेजल लेयर लॉस हो जाती है और स्कारिंग हो जाती है। इसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है। तो इट इज रिजल्ट ऑफ ओवर अग्रेसिव डायलेटेशन एंड क्यूरेट DNC। उसकी वजह से होता है एनओवुलेटेड साइकिल क्या होता है जिसमें लैक ऑफ ओवुलेशन होती है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज तो होता है एस्ट्रोजन की वजह से, लेकिन प्रोजेस्टेरोन की वजह से कि ना होने की वजह से सेक्रेटरी फेज नहीं होता और ओवुलेशन भी नहीं होती। प्रोलिफरेटिव ग्लैंड ब्रेक डाउन एंड शेड रिजल्टिंग इन यूट्राइन ब्लीडिंग। तो और इसमें मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो ये एक मोस्ट कॉमन काज है। एक्यूट एंडोमेट्राइटिस क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम यूजुअली ड्यू टू रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस क्या है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम है कैरेक्टराइज बाय लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। और मोस्टली जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो इसके की पॉइंट है कि नेसेसरी के लिए नेसेसरी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस। अगर प्लाज्मा सेल प्रेजेंट है तो फिर क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस होगा। और ये किस वजह से होता है, क्लेमिडिया, रिटेन प्रोडक्ट्स, IUDs, TB की वजह से। एंडोमेट्रियल पॉलिप क्या है, हाइपरप्लास्टिक प्रोट्रूजन ऑफ एंडोमेट्रियम और इट प्रेजेंट्स एज एब्डोमिनल यूट्राइन ब्लीडिंग। टमोक्सिफेन का साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। तो इसमें ब्लीडिंग, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग आती है। एंडोमेट्रियोसिस क्या है इसका क्वेश्चन 2 से 3 दफ़ा आया हुआ है। इट इज़ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा, याद रखिए एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स भी और स्ट्रोमा भी आउटसाइड द यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ग्लैंड्स और स्ट्रोमा दोनों अगर वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग के किसी और जगह पे प्रेजेंट हो तो इसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं।
इसमें उसने एक क्वेश्चन में इस तरह दिया था कि डायग्नोसिस में कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा है मतलब किसी और जगह पे, तो उसको क्या होगा, उसका डायग्नोसिस क्या है, तो उसका एंडोमेट्रियोसिस था। मोस्ट लाइकली ड्यू टू रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन विद इम्प्लांटेशन एट एंड एक्टोपिक साइट। इसकी जो थ्योरीज आई हुई हैं, थ्योरीज 3 हैं इसकी जो बनने की एंडोमेट्रियोसिस की थ्योरीज जो हैं, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन थ्योरी, मेटाप्लास्टिक थ्योरी और लिम्फेटिक इंसेमिनेशन थ्योरी। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन थ्योरी में जिसमें जो रिवर्स रूट इख्तियार करते हैं जो मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी वजह से जहाँ भी वो रुक जाएंगे तो एंडोमेट्रियोसिस काज कर सकते हैं। मेटाप्लास्टिक थ्योरी में मेटाप्लेजिया की वजह से हो सकता है, और लिम्फेटिक इंसेमिनेशन में जिसमें हमारे पास कहीं से एक जगह से जो एंडोमेट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो, या एंडोमेट्रियल जो मेटास्टेटिक कार्सिनोम है वो लिम्फेटिक के थ्रू चला जाता है किसी और जगह में, वहाँ पे जाके फिक्स हो जाता है और एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है। तो इट प्रेजेंट्स एज डिस्मेनोरिया एंड पेल्विक पेन, डिस्मेनोरिया पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड पेल्विक पेन, और इनफर्टिलिटी भी इसमें हो सकती है। तो ये तीनों जो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये भी क्वेश्चन में एक दफ़ा आया हुआ है कि एक फीमेल है उसको डिस्मेनोरिया है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, पेल्विक पेन है और इनफर्टिलिटी है, तो उसमें क्या डायग्नोसिस होगा, तो एंडोमेट्रियोसिस। तो ये आप मार्क कर लीजिए। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज़ द ओवरी, मोस्टली ओवरीज इन्वॉल्व होती हैं जो एज ए चॉकलेट सिस्ट के तौर पर प्रेजेंट करती हैं। ओवरीज चॉकलेट सिस्ट, इसमें जो हेमरेज हो रहा होता है बार बार शेडिंग की वजह से, क्योंकि ये साइकिल वही नॉर्मल जिस तरह चल रहा होता है, तो इसमें भी वो नॉर्मल साइकिल ही चल रहा होता है, और इसमें हेमरेज और नेक्रोसिस अंदर जमा हो जाती है, जिसको चॉकलेट सिस्ट और ब्राउनिश कलर की होती है। अगर इसके अलावा कौन कौन सी साइड्स हैं, ये साइड्स कौन कौन सी हैं, ये भी क्वेश्चन एक दफ़ा आया हुआ है। तो एक सबसे पहले तो मेन जो है वो ओवरीज है, उसके साथ यूट्राइन लिगामेंट्स, पाउच ऑफ डुगलस, ब्लैडर वॉल, बॉवल सिरोजा, फ्लोपियन ट्यूब म्यूकोजा। तो ये हैं। अब फ्लोपियन ट्यूब म्यूकोजा में हमारे पास स्कारिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब भी जहाँ भी ये इम्प्लांट करता है तो वहाँ पे येलोइश ब्राउन गन पाउडर नोड्यूल्स के तौर पे प्रेजेंट करता है। इसमें पिक्चर भी पता में बनी हुई है ये गन पाउडर, और एक में उसने इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि गन पाउडर नोड्यूल्स हैं, तो उससे भी पिक किया जा सकता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूट्राइन मायोमेट्रियम इज कॉल्ड एडिनोमायोसिस। अगर मायोमेट्रियम में एंडोमेट्रियल का पार्ट को जाके फिक्स हो जाए तो उसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है एक दफ़ा, तो ये आप नोट कर लें। ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा, गन पाउडर लीजन विद और विदाउट प्रेजेंस ऑफ हेमोसिडेन, के ये 3 चीज़ें तो इसमें भी लिखी हुई हैं कि ग्लैंड्स और स्ट्रोमा होगा, गन पाउडर लीजन वो भी इधर है, और विद और विदाउट प्रेजेंस ऑफ हेमोसिडेन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है। इसमें क्या होता है, हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स रिलेटिव टू स्ट्रोमा, के मोस्टली जो ग्लैंड्स का होता है रिलेटिव टू स्ट्रोमा, occur as a consequence of unopposed estrogen like obesity, polycystic disease और estrogen replacement में। पोस्ट मेनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग एज ए प्रेजेंट करता है, और 2 क्लासिफिकेशन है, सिंपल या कम्प्लेक्स, और दूसरे नंबर पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेलुलर एटीपिया। तो इस तरह से हम क्लासीफाई 2 तरह से करते हैं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स होगा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, या दूसरे अगर करें तो उसमें प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेलुलर एटीपिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर फॉर प्रोग्रेशन टू कार्सिनोमा, जो मेजर कॉम्प्लिकेशन इज द प्रेजेंस ऑफ सेलुलर एटीपिया, के कार्सिनोमा कब होगा, अगर सेलुलर एटीपिया होगा, तो ये मेजर इसका जो रिस्क फैक्टर समझें। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्या है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्या है, इट इज़ मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, और ये क्या होता है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, हाइपरप्लेजिया पाथवे और स्पोरेडिक पाथवे 2 तरह से प्रेजेंट करता है। अगर हाइपरप्लास्टिक पाथवे जो है उसमें हमारे पास एस्ट्रोजन एक्सपोजर की वजह से होता है, और 60 ईयर एज इसमें होती है, और जो हिस्टोलॉजी इज एंडोमेट्रियोइड, के एंडोमेट्रियम लाइक
जो मटेरियल होता है हाइपरप्लेजिया पाथवे में। जो स्पोरेडिक पाथवे इसमें क्या होता है, कार्सिनोमा राइजेज इन एट्रोफिक एंडोमेट्रियम विद नो एविडेंट प्रिकर्सर लीजन, किसमें प्रिकर्सर लीजन नहीं होता। 70 ईयर्स एज प्रेजेंटेशन इसकी होती है और हिस्टोलॉजी इज यूजुअली सीरस। पेपिलरी स्ट्रक्चर होते हैं समोमा बॉडीज और P53 म्यूटेशन कॉमन होती है इसमें। अब इसमें कि जो कि समोमा बॉडीज़ का जिक्र आ गया तो उसमें आप ये रिवीजन के तौर पे याद रख लें कि समोमा बॉडीज़ तो इसमें और इसके साथ जो पेपिलरी सीरस कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम जो कि ये और ओवरीज, इसके साथ पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में होते हैं समोमा बॉडीज, मेनिंजियोमा में और मेसोथेलियोमा में। तो ये इसकी 4 हैं कंडीशन जिसमें ये समोमा बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। लियोमायोमा जिसको फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं, ये भी 2 से 3 दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बिनाइन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल अराइजिंग फ्रॉम मायोमेट्रियम, कि जो मायोमेट्रियम का जो स्मूथ मसल है उसकी बिनाइन प्रोलिफरेशन है। तो ये क्या होता है, रिलेटेड टू एस्ट्रोजन एक्सपोजर, कि एस्ट्रोजन जितना ज़्यादा होता है उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा होती है। कॉमन इन प्री मेनोपॉजल वुमेन, और ऑफन इसमें मल्टीपल होते हैं और मल्टीपल वेल डिफाइंड वाइट वर्ल्ड मैसेस। ये इसके एक दफ़ा सिनेरियो में भी आया हुआ था जिसमें वो मल्टीपल मैसेज देता है और उससे पिक करना होता है। लार्ज यूट्रस विद मल्टीपल पैल्पेबल मैसेज, हैवी ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुएशन, तो ये इसके सिनेरियो आया हुआ था जिसकी वजह जिसका जो लियोमायोमा ऑप्शन था। और एक था हाउ साइज इज रेगुलेटेड इन ट्यूमर, के ट्यूमर का साइज रेगुलेट कैसे होता है, तो ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, रिलेटेड टू एस्ट्रोजन एक्सपोजर। एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। और दूसरा ये कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो इसको नेगेटिव इफेक्ट होता है, वो ये कि इसको स्टॉप कर देता है ग्रोथ को, कि प्रोजेस्टेरोन है, लेकिन ये है कि वो रिवर्स नहीं करता। तो ये इसका जो रेगुलेशन याद रख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। तो यूजली एसिम्प्टोमेटिक होता है और इसके क्वेश्चन जो है वो है कि साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कौन कौन सी साइट्स इन्वॉल्व करता है लियोमायोमा। तो आप नोट कर लें, इंट्राम्यूरल, सब सिरोसल, सब म्यूकोजल एंड पेडंकुलेटेड, तो ये इसकी साइट्स हैं, इंट्राम्यूरल, सब म्यूकोजल, सब सिरोसल एंड पेडंकुलेटेड। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस का इसका क्वेश्चन आया हुआ तो इसमें क्या है कि बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, नंबर 2 पे यूनिफॉर्म सेल साइज होता है, ओवल न्यूक्लियस होता है, सिलेंडर बाइपोलर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, न्यूक्लियर एटिपिया, जायंट सेल्स एंड लो माइटोटिक इंडेक्स। आगे हमारे पास है लियोमायोसार्कोमा। इस लियोमायोमा लियोमायोसार्कोमा ऐसे समझ लें कि 2 अपोजिट चीज़ें, वो एक तो बिनाइन है और एक ये मैलिग्नेंट है। इसके साथ साथ वो जो है लियोमायोमा है वो मल्टीपल, उसमें हमारे पास बिनाइन लीजन्स मिलते हैं, लेकिन इसमें लियोमायोसार्कोमा में सिर्फ सिंगल लीजन मिलता है। और इसमें हमारे पास नेक्रोसिस एंड हेमरेज भी होता है, लेकिन हमारे पास लियोमायोमा में नेक्रोसिस और हेमरेज नहीं होता। उसके साथ साथ जो लियोमायोसार्कोमा है ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है और लियोमायोमा जो है वो प्री मेनोपॉजल वुमेन में। और ये जो लियोमायोसार्कोमा, एक चीज़ याद रखिएगा कि डिनोवो इसकी प्रोलिफरेशन हो रही होती है, कि ये लियोमायोमा जो है वो कभी भी लियोमायोसार्कोमा में कन्वर्ट नहीं होता। आगे हमारे पास है ओवरी। ओवरी में फंक्शन यूनिट ऑफ ओवरी इज फॉलिकल। फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ ओवसाइट सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा एंड थीका सेल्स। जो हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो थीका सेल्स पे एक्ट करता है और एंड्रोजन प्रोडक्शन कराता है, और जो FSH होता है वो ग्रैनुलोसा सेल्स पे एक्ट करते हैं और उससे हमारे पास जो हमारे पास एंड्रोजन बन रहे होते हैं उसको हम एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट कर देते हैं। एस्ट्राडायोल सर्ज इंड्यूसेस एन LH सर्ज which lead to ovulation, or after ovulation residual follicle becomes a corpus luteum. Hemorrhage into corpus luteum can result in hemorrhagic corpus luteal cyst, especially during an early pregnancy. तो डिजनरेशन ऑफ फॉलिकल रिजल्ट इन फॉलिकुलर सिस्ट, अगर जब डिजनरेट करते हैं तो फॉलिकुलर सिस्ट बनते हैं।
कुछ जो सिस्ट होते हैं वो तो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल सिस्ट हों तो उसको कंडीशन कम करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ PCOD। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी है, PCOD क्या है कि मल्टीपल ओवेरियन फॉलिकुलर सिस्ट्स ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस कैसे होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होता है और FSH कम हो जाता है, और इसकी जो रेशियो होती है वो ग्रेटर देन 2 हो जाती है। LH to FS रेशियो ग्रेटर देन 2 इसमें होती है, और LH ज़्यादा होने की वजह से एंड्रोजन ज़्यादा बनते हैं और हिर्सुटिज्म हो जाता है। एंड्रोजन इज कन्वर्टेड टू एस्ट्रोन इन एडिपोज टिश्यू, और एस्ट्रोन फीडबैक डिक्रीज FSH रिजल्टिंग इन सिस्टिक रीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, क्योंकि FSH ना होने की वजह से सिस्टिक रीजनरेशन हो जाती है फॉलिकल्स की। क्लासिक प्रेजेंटेशन क्या है कि यंग ओबीस वुमेन होगी, इनफर्टिलिटी होगी, ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, हिर्सुटिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है कुछ सालों में, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। आगे हमारे पास ओवेरियन ट्यूमर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें से क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, या तो वो सर्वाइकल कार्सिनोमा से आता है या ओवेरियन ट्यूमर से आ जाता होता है। कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से वो कभी कभी आ जाता है। तो इसमें जो उसने नाम पूछे हुए हैं कि इसके जो मेजर टाइप्स हैं उसमें से क्या क्या नाम है, तो वेरिएंट ट्यूमर्स हमारे पास सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स हो सकते हैं, सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स हो सकते हैं, और इसके साथ जर्म सेल ट्यूमर 3 ये हो गया, चौथा मेटास्टेटिक ट्यूमर्स। तो ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन है, और इसमें आगे इसकी क्लासिफिकेशन भी एक तरफ क्वेश्चन आया हुआ था कि सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स कौन कौन से आते हैं, उसके नाम लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर से। ये मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं ड्राइव्ड फ्रॉम सीलोमिक एपिथेलियम दैट लाइंस द ओवरी। सीलोमिक एपिथेलियम से अराइज करते हैं, ये मोस्टली सिस्टिक होते हैं, मतलब सिस्टिक इसमें वर्ड याद रखिएगा कि सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर जो होते हैं वो सिस्टिक होते हैं। इसके जो टाइप्स होते हैं वो सीरस ट्यूमर्स होते हैं, म्यूसिनस ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन मैलिग्नेंट बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स, BRCA1 म्यूटेशन रिलेटेड, और इसके साथ जो एंडोमेट्रॉयड ट्यूमर्स और ब्रेनर ट्यूमर्स। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन मेनली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सीरस और म्यूसिनस है। सीरस में फुल ऑफ वाटरी फ्लूइड होता है, म्यूसिनस में म्यूकस लाइक फ्लूइड होता है। अब जो इसका क्वेश्चन ये आया हुआ था कि टाइप्स इसकी कौन सी हैं, मोस्ट कॉमन टाइप्स जो हैं वो सीरस ट्यूमर्स हैं एंड म्यूसिनस ट्यूमर्स हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे इसके क्वेश्चन एक आया हुआ था कि एपिथेलियम में क्या डिफरेंस होता है सीरस ट्यूमर और म्यूसिनस में, तो ये आप लिख लीजिए कि जो सीरस ट्यूमर के एपिथेलियम होती है वो पेपिलरी एपिथेलियम इज कंटेन्ड विद इन अ फ्यू फाइब्रस वॉल्ड सिस्ट और एज अ मैस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ओवेरियन सरफेस। और जो एपिथेलियम ऑफ द म्यूसिनस ट्यूमर है वो क्या है, टाल कोलमनर एपिथेलियल सेल्स विद एपिकल म्यूसिन डेट लैक सीलिया। तो ये इसका डिफरेंस है, ये आप नोट कर लीजिए। आगे हमारे पास जो बिनाइन ट्यूमर्स को सिस्ट एडिनोमास भी कहते हैं, और ये सिंगल सिस्ट पे डिपेंड में कंसिस्ट करते हैं, फ्लैट लाइनिंग होती है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होती है, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है इसको हम सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा भी कहते हैं। इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है विद थिक शैगी लाइनिंग, मोस्ट कॉमनली इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। और जो बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स हैं उसमें दोनों बिनाइन कंटेंट भी होता है, मैलिग्नेंट कंटेंट भी, लेकिन पोटेंशियल होता है कि वो मेटास्टेसिस कर सकते हैं। BRCA1 म्यूटेशन कैरियर्स जो होते हैं वो उनमें रिस्क होता है कि सीरस कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब। तो ये क्वेश्चन एक दफ़ा आया हुआ है कि वो कहते हैं कि BRCA1 म्यूटेशन कैरियर्स जो हैं तो उनमें किस उस ट्यूमर का नाम बताएं जो होने के चांस होते हैं, तो उसमें सीरस कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसके जो लेस कॉमन सब टाइप्स हैं वो एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर्स हैं और ब्रेनर ट्यूमर्स हैं। जो एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर्स हैं इसमें जो composed of endometrial like glands and are usually malignant और mostly may arise from endometriosis। और जो ब्रेनर ट्यूमर हैं तो ब्लैडर लाइक एपिथेलियम मैंने बताया, यानी कि यूरोथेलियम
और ये यूजुअली बिनाइन होते हैं। और जो हमारे पास जो सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं ये प्रेजेंट लेट करते हैं, इसलिए इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन है तो वो WHO क्लासिफिकेशन सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स की, तो वो मिलती जुलती है इससे भी। सीरस ट्यूमर्स, म्यूसिनस ट्यूमर्स, एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर्स, क्लियर सेल ट्यूमर, ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर्स जो कि ब्रेनर ट्यूमर्स होते हैं, और एपिथेलियल स्ट्रोमल ट्यूमर्स। और एक क्वेश्चन इसमें से आया था पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है वुमेन को, तो उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल में मोस्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एंडोमेट्रियल कैंसर है, ओवेरियन कार्सिनोमा हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब कार्सिनोमा, मतलब एक सीक्वेंस से याद रखें। और सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, एंडोमेट्रियल पॉलिप हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो आप एंडोमेट्रियल कैंसर से याद रखें, एंडोमेट्रियल से ऊपर जाएँ तो फेलोपियन, और फिर ओवेरियन कार्सिनोमा, और अगर उसमें नीचे है तो हमारे पास सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल पॉलिप एंड एंडोमेट्राइटिस। तो ये आप नोट कर लीजिए कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के कॉजेज हैं। अब जो इसमें से क्वेश्चन आता है मोस्टली वो 2 से 3 दफ़ा जो भी आया हुआ है सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स में से, वो आता है सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा का। तो उसका डायग्नोसिस होता है सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। ये एक ही मतलब डायग्नोसिस 3 से 4 दफ़ा रिपीट हुआ है। इसमें क्या होता है कि वो हमें CA 1 to 5 दे देता है मोस्टली, और वो कहता है पॉजिटिव है। पेपिलरी ग्रोथ या समोमा बॉडीज, मॉर्फोलॉजी में इसका जो आता है वो सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा, और मॉर्फोलॉजी में इसका जो पूछा हुआ था वो लार्ज स्फेरिकल टू अवॉइड मैसेज होते हैं, और सिस्टिक होते हैं मोस्टली, नोड्यूलर इरेगुलरिटीज होती हैं, और सिस्ट स्पेस इज फिल्ड विद क्लियर सीरस फ्लूइड। ये क्रॉस में है। और जो माइक्रोस्कोपी में हमारे पास इसमें समोमा बॉडीज, पेपिलरी प्रोजेक्शंस, सिंगल लेयर ऑफ कोलमनर एपिथेलियल सेल्स, और सेल्स आर ऑफन सिलिएटेड, और फिक्सेशन और नोडुलैरिटी ऑफ कैप्सूल। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। अब सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स जो है उसमें CA 1 to 5 जो है वो सीरम मार्कर है इसमें, जो हमारे पास ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स और स्क्रीन फॉर रिकरेंस चेक करने के लिए होता है। तो इसका क्वेश्चन है कि CA 1 to 5 की इम्पोर्टेंस क्या है, कि एक तो डायग्नोसिस में एज सच तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मॉनिटर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स के ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, और रिकरेंस के चांसेस हैं या नहीं है। तो ये CA 1 to 5 इसमें इम्पोर्टेंट है। अब आगे हमारे पास जर्म सेल ट्यूमर है। तो जर्म सेल ट्यूमर में क्या है, यूजुअली अकर इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, और कौन कौन से हैं, सिस्टिक टेराटोमा है, डिसजर्मिनोमा, एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा एंड एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। जो सिस्टिक टेराटोमा है, इट इज सिस्टिक ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ फेटल टिश्यू derived फ्रॉम 2 or 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, और मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर इन फीमेल्स है। अगर इसमें कुछ होता है कि बिनाइन होता है लेकिन इमेच्योर इसमें टिश्यू प्रेजेंट होता है, मोस्टली जो होता है न्यूरोएक्टोडर्म या न्यूरल टिश्यू होता है। और कुछ जो होते हैं वो मेच्योर टेराटोमा होता है जिसमें हमारे पास ये कुछ होते हैं हमारे पास जो मिलिग्नेंट सेल्स होते हैं। और कौन से मिलिग्नेंट सेल होते हैं, स्केमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन। तो ये आपने याद रखना। अगर इमेच्योर टिश्यू है तो कौन सा मोस्टली होता है, वो न्यूरल टिश्यू होता है। और अगर कोई मिलिग्नेंट सेल्स हैं इसमें टेराटोमा, वो मोस्टली होते हैं स्केमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन। तो इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है कि मेच्योर टेराटोमा का आया हुआ है कि मेच्योर टेराटोमा है उसकी आप मॉर्फोलॉजी बताएं। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में क्या है कि बिनाइन टेराटोमास आर बाइलेटरल होते हैं मोस्ट कुछ केसेस में, और दे आर यूनिलोकुलर सिस्ट्स containing hair and sebaceous material. Section reveals a thin wall lined by an opaque gray-white wrinkled epidermis, frequently with protruding hair shafts.
within wall it is common to find grossly evident tooth structures and area of calcification कि ये मेच्योर टेराटोमा है। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो सिस्ट वॉल इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम with underlying sebaceous gland, hair shafts, and other adnexal structures. तो tissues from other germinal layers can also be identified. तो ये इसके मेच्योर टेराटोमा की मॉर्फोलॉजी आप नोट कर लीजिए। और आगे हमारे पास है एक लाइन थी इसमें सिस्टिक टेराटोमा में कि स्ट्रोमा ओवेरियाई इज अ टेराटोमा कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी ऑफ थायराइड टिश्यू। कि अगर स्ट्रोमा ओवेरियाई एक टेराटोमा है जिसमें मोस्टली हमारे पास थायराइड टिश्यू होता है। और डिसजर्मिनोमा क्या है कि जिससे हमारे पास सेमिनोमा होता है उसके अपोजिट हमारे फीमेल में डिसजर्मिनोमा ट्यूमर कंपोज ऑफ लार्ज सेल्स विद क्लियर साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रल न्यूक्लियाई। ये रिजेंबल oocyte से रिजेंबल कर होता है। गुड प्रोग्नोसिस है और सीरम LDH में भी एलिवेटेड। एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट मिमिक्स योक सैक से मिलता जुलता होता है। और इसमें हमारे पास चिल्ड्रन में होता है मोस्टली। ये अल्फा फीटोप्रोटीन एलिवेटेड होता है और शिलर डोवल बॉडी जो ग्लोमेरुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो इसमें हमें मिलती हैं। तो एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर जिसमें योक सैक ट्यूमर भी होता है और इसमें ये अल्फा फीटोप्रोटीन और शिलर डोवल्स बॉडी जो ग्लोमेरुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये रिपीट मैंने कर दिया क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कोरियोकार्सिनोमा क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और विलाई आर एब्सेंट। तो इसका जो क्वेश्चन एक आया हुआ है कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है कोरियोकार्सिनोमा की। तो मॉर्फोलॉजी में एक तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट होती है, और ब्लास्ट सेल जो होते हैं वो प्लेसेंटल टिश्यू से मिमिक कर रहे रहते हैं और विलाई एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा हाई बीटा HCG इसमें प्रेजेंट होती है। इसके जो ओरिजिन का क्वेश्चन है वो कि ओरिजिन कहाँ से होता है, तो प्लेसेंटल ओरिजिन मोस्टली होता है और लेस लाइकली इन ओवरीज, क्योंकि कोरियोकार्सिनोमा प्लेसेंटा से नाम लिया गया इसका। आगे ये एक चीज़ याद रखिए कि पुअर रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी को ये वाहिद है जो रिस्पॉन्स सही नहीं देता कोरियोकार्सिनोमा। अगर हमारे पास एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ लार्ज प्रिमिटिव सेल्स, क्योंकि एम्ब्रियोनल है और इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और हेमरेज एंड नेक्रोसिस मिलता है इसमें। अर्ली मेटास्टेसिस होता है एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्स कॉल्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। तो इसका जो क्वेश्चन एक आया हुआ है कि हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स कौन कौन से हैं। तो सेक्स कॉर्ड क्योंकि ये स्पोर्टिंग सेल ट्यूमर्स हैं, तो ये जो ग्रेनुलोसा थिकस सेल ट्यूमर, सर्टोलाई लेडिंग सेल ट्यूमर और फाइब्रोमा, तो ये तीनों जो हैं ये हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स भी हैं। तो सबसे पहले ये क्या है कि ट्यूमर्स दैट रिजेंबल सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल टिश्यू ऑफ ओवरी। ग्रेनुलोसा थिकस सेल ट्यूमर्स के हैं ऑफन प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन, क्योंकि दोनों एस्ट्रोजन ही प्रोड्यूस कर रहते हैं, और प्रेजेंट विद साइन ऑफ एस्ट्रोजन एक्सेस, इसमें अगर एक्सेस में आते हैं, और मैलिग्नेंट बट मिनिमल रिस्क ऑफ मेटास्टेसिस। सर्टोलाई लीडिंग सेल ट्यूमर क्या है कि लीडिंग सेल्स और सर्टोलाई सेल से बने होते हैं, और अगर लीडिंग सेल्स जो होते हैं उसमें हमारे पास रिंकी क्रिस्टल मिल रहे होते हैं। ये आपने याद रखना, लीडिंग सेल्स रिलेटेड टू रिंकी क्रिस्टल्स, और में प्रोड्यूस एंड्रोजन, ये एंड्रोजन बना रहे होते हैं, और एसोसिएटेड विद हिस्टोटिज्म और वायरलाइजेशन। फाइब्रोमा क्या है? बिनाइन ट्यूमर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, और अगर हमारे पास फाइब्रोमा है यानी फाइब्रोब्लास्ट का ट्यूमर है, साथ में प्लूरल इफ्यूजन है और साइटिस है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स को कहते हैं मीग सिंड्रोम, MEIGS, मीग्स सिंड्रोम। मेटास्टेसिस के ट्यूमर्स कौन से हैं? क्रुकनबर्ग ट्यूमर एंड सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। और क्रुकनबर्ग ट्यूमर क्या है? मेटास्टेटिक म्यूसिनस ट्यूमर दैट इन्वॉल्व बोथ ओवरीज, के दोनों ओवरीज में जो मेटास्टेसिस हो जाती है, कहाँ से होती है? मोस्टली जो होती है वो मेटास्टेटिक गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, जो कि डिफ्यूज टाइप होता है,
उससे हमारे पास जो उसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक होती है सिग्नेचरिंग सेल्स की, तो इसमें भी वो करेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। क्योंकि गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो डिफ्यूज़ होता है, डिफ्यूज़ टाइप का, वहाँ से मेटास्टेसिस जाती है ओवरीज में, और ये म्यूसिनस ट्यूमर होता है, क्रूकनबर्ग ट्यूमर। सूडोमिक्सोमा पेरिटोन है, ये भी म्यूसिनस ट्यूमर है, ये इन द पेरिटोनियम में हमारे पास मैसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रेजेंट होता है ड्यू टू म्यूसिनस ट्यूमर इन द अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स से हमारे पास आ रहा होता है। गेस्टेशनल पैथोलॉजी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एट अ साइट अदर देन द यूट्राइन वॉल, और मोस्टली जो साइट होती है ल्यूमेन ऑफ फेलोपियन ट्यूब होता है। और जो रिस्क फैक्टर इसमें क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में क्यों वो चांसेस होते हैं कि वहाँ पे स्कारिंग की वजह से, स्कारिंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर। अब लोअर क्वाड्रेंट पेन हो सकती है इसमें, और सर्जिकल इमरजेंसी है मोस्टली। नेक्स्ट हमारे पास स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ये क्या है कि मिसकैरेज या फीटस अकरिंग बिफोर 20 वीक्स गेस्टेशन, और यूजुअली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। और इसमें वजाइनल ब्लीडिंग, क्रैम्प लाइक पेन और पैसेज ऑफ फेटल टिश्यू मिलता है। और किस वजह से होता है, ड्यू टू क्रोमोसोमल एनोमलीज। ये मोस्ट इसका जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का है ड्यू टू क्रोमोसोमल एनोमलीज, यूजुअली स्पेशली जो ट्राइसोमी 16 होती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेसेंटा प्रीविया, इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। मोस्टली जो स्किन और नॉर्मल पोजीशन तो वो पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल होती है, लेकिन अगर ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे आ जाए तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। प्लेसेंटा ओवरलाइज द सर्वाइकल ओस, ये ओपनिंग, तो ऑफन रिक्वायर्स डिलीवरी ऑफ फेटस बाय सिजेरियन सेक्शन। और नेक्स्ट हमारे पास है प्लेसेंटा एब्रप्शन, प्लेसेंटल एब्रप्शन, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द रेसिडुआ प्रायर टू डिलीवरी ऑफ फीटस, कि फीटस के डिलीवरी से पहले वो वहाँ से उतर गया। कॉमन काज ऑफ स्टिल बर्थ डेथ, प्लेसेंटा अक्रीटा क्या है कि इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इनटू द मायोमेट्रियम विद लिटिल और नो इंटरवेनिंग रेसिडुआ, present a difficulty delivery of placenta and postpartum bleeding, और often require hysterectomy। आगे हमारे पास क्या है, प्री क्लैम्पसिया क्या है कि इसमें से एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सिनेरियो उसने दिया तो उसने कहा कि एक हाइपरटेंशन है फीमेल को, वो प्रेग्नेंट को, और प्रोटीन यूरिया एडीमा है, साथ में हमारे सीजर्स भी हैं, तो उसको क्या है, तो वो प्री क्लैम्पसिया नहीं हुआ, क्योंकि इक्लैम्पसिया इज़ अ प्री क्लैम्पसिया विद सीजर, तो सीजर भी उसने दिया हुआ था, तो इसका जो डायग्नोसिस था वो इक्लैम्पसिया था। तो आपने ये नहीं कहना कि हेडिंग प्री क्लैम्पसिया है तो वही होगा, लेकिन ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि अगर प्री इक्लैम्पसिया यानी कि हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया एडीमा है, साथ में सीजर आ गए हैं तो इक्लैम्पसिया है, तो उसका डायग्नोसिस भी इक्लैम्पसिया था। साथ में उसने इसकी पैथोलॉजी पूछी थी कि पैथोजेनेसिस इसकी क्या है, तो ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ मैटरनल फीटल वास्कुलर इंटरफेस इन द प्लेसेंटा। तो होता क्या है कि एंजियोजेनिक इम्बैलेंस होती है, जिसकी वजह से एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, और उसकी वजह से हमारे पास एक्सुडेट और हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया ये मिल रहे होते हैं। और हाइपरटेंशन सीवियर हो सकती है इसमें, इसकी वजह से हेडेक और विजुअल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है, इसमें एक लाइन लिखी भी हुई है, और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि एंजियोजेनिक इम्बैलेंस होता है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, फिर उसकी वजह से हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। आगे इसका क्वेश्चन आया हुआ कि प्लेसेंटल मॉर्फोलॉजी क्या है, इसमें प्लेसेंटा की मॉर्फोलॉजी क्या होती है प्री इक्लैम्पसिया में, तो वो आप लिख लीजिए कि मेल परफ्यूजन, इस्कीमिया एंड वास्कुलर इंजरी। सेकंड नंबर पे प्लेसेंटल इन्फार्क्ट्स मिलते हैं। नंबर 3 पे इंक्रीज सेंसिटियल नोट्स, और नंबर 4 पे रेट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमस मिल सकते हैं। नंबर 5 पे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस इन डेजिडुअल वेसल्स।
तो ये इसकी प्लेसेंटा मॉर्फोलॉजी है। अब इक्लेम्पसिया इज अ प्री इक्लेम्पसिया विद सीजर, अगर सीजर स्टार्ट हो जाए तो इसको इक्लेम्पसिया कहते हैं। हेल्प क्या है, HELLP इज अ प्री इक्लेम्पसिया विद थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी इन्वॉल्विंग द लिवर, के लिवर में जो वेसल जा रही हैं उसमें हमारे पास माइक्रो थ्रोम्बाई बन जाते हैं। तो उसकी वजह से जो ब्लड सेल जा रहे होते हैं वो एक तो उनकी हिस्ट्रियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उनके रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से हेमोलिसिस होती है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम और लो प्लेटलेट्स। तो ये ट्राइएड ही समझ लें कि हेल्प है, H से हेमोलिसिस, EL से एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स और LP जो है एंड पे उसको लो प्लेटलेट्स। तो ये आपने याद रखना है। आगे हमारे पास है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, डेथ ऑफ हेल्दी इन्फेंट एज 1 month to 1 year old विदाउट ऑब्वियस कॉज, और मोस्टली क्या है इसके एक्सपायर ड्यूरिंग स्लीप, सोते हुए बच्चा फौत हो जाता है। और रिस्क फैक्टर क्या हैं, स्लीपिंग ऑन स्टमक, एक्सपोजर सिगरेट स्मोक, प्रीमेच्योरिटी। हेडेटिफॉर्म मोल, इसका 2 से 3 दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। इट इज़ एबनॉर्मल कंसेप्शन करेक्टराइज बाय swollen एंड एडिमेटस विलाय विद प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। इसमें 2 टाइप्स हैं इसकी, पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल। इसका डिफरेंस जो है वो आया हुआ है। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं कि ये जो जेनेटिक्स की बात करें, जो पार्शियल मोल है इसमें एक तो स्पर्म 2 स्पर्म एक नॉर्मल एग को ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से 69 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ट्रिप्लॉइडी कंडीशन आ जाती है। और जो कंप्लीट मोल है उसमें एम्प्टी ओवम होता है जिसमें 2 स्पर्म्स आ जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और फिटल टिश्यू की बात करें तो जो पार्शियल मोल है उसमें प्रेजेंट होता है फिटल टिश्यू और कंप्लीट में एब्सेंट होता है। विलस एडिमा जो है वो पार्शियल में कुछ विलाय में होता है, लेकिन जो कंप्लीट में होता है वो मोस्टली विलाय और हाइड्रोपिक। ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन की बात करें तो पार्शियल मोल में फोकल प्रोलिफरेशन होती है और कंप्लीट में डिफ्यूज प्रोलिफरेशन हो रहती है। रिस्क फॉर कोरियोकार्सिनोमा, कि पार्शियल मोल में कोरियोकार्सिनोमा का मिनिमल रिस्क होता है, और जो कंप्लीट मोल है उसमें हमारे पास 2 to 3% कोरियोकार्सिनोमा का रिस्क होता है। ये डिफरेंस हो गया, ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी आया हुआ है। और एक इसका क्वेश्चन आया था इसी से कि 2 to 3% कंप्लीट मोल में एक कोई कार्सिनोमा है उसके चांसेस रहते हैं, तो उस कार्सिनोमा के नाम बता दें। तो गैस्ट्रेशनल कोरियोकार्सिनोमा था, क्योंकि गैस्ट्रेशनल प्रॉब्लम की वजह से है, तो गैस्ट्रेशनल कोरियोकार्सिनोमा। तो ये इसका नेम ये डायग्नोसिस में था। और आगे उसने पूछा कि मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ कर सकता है, तो लंग्स, वजाइना, ब्रेन, लीवर एंड किडनी। ये भी आप नोट कर लीजिए कहाँ पे मेटास्टेसिस कर सकता है, लंग्स, वजाइना, ब्रेन, लीवर एंड किडनी। हेडेटिफॉर्म मोल की एक्सप्लेनेशन में बात करें तो यूट्रस एक्सपैंड एज इफ नॉर्मल प्रेगनेंसी इज प्रेजेंट, और इसमें लेकिन जो यूट्रस इज मच लार्जर एंड बीटा HCG इज मच हायर एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, एक तो यूट्रस इज मच लार्जर, यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है नॉर्मल से, ये भी एक क्वेश्चन में आया हुआ है एज ए डायग्नोसिस पे। और बीटा HCG भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दोनों पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन में उसने दिए हुए थे, बीटा HCG मच हायर है और यूट्रस इज मच लार्जर, तो उसके डायग्नोसिस हेडेटिफॉर्म मोल था। तो पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक मैसेज थ्रू वेजाइनल कैनाल, ये इसका क्लासिक प्रेजेंटेशन है और ये सेकंड ट्राइमेस्टर में मोस्टली होता है। और हमें फेटल हार्ट साउंड में मिलते हैं, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस अल्ट्रासाउंड में मिल रही होती है। तो ये भी याद रखेंगे, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस ऑन अल्ट्रासाउंड। क्लासीफाई इसकी कंप्लीट और पार्शियल मोल में थे, जो हमने पहले कर ली है। और ट्रीटमेंट क्या होता है, सक्शन क्यूरेटेज होती है। सब्सिक्वेंट बीटा HCG मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर एडिक्वेट मोल रिमूवल, और इसकी स्क्रीनिंग के लिए डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा के लिए। अब जो गैस्ट्रेशनल कार्सिनोमा होता है
जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, नॉर्मल प्रेगनेंसी या एडिटिफॉर्म मोल की वजह से होता है, तो वो जो होता है वो रिस्पॉन्ड वेल टू कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड अच्छा करता है। लेकिन जो हमारे पास जर्म सेल ट्यूमर से कोरियल कार्सिनोमा होता है वो कीमोथेरेपी को, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड एक ही कार्सिनोमा नहीं कर रहा होता, वो कोरियल कार्सिनोमा होता है। लेकिन जो गेस्टेशनल जो इस एडिटिफॉर्म मोल से होता है वो हमारे पास कीमोथेरेपी को अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ के क्वेश्चन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या आया हुआ है कि जो हमारे पास गेस्टेशनल कार्सिनोमा उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दें। तो रिस्पॉन्ड वेल टू कीमोथेरेपी, presents with brownish bloody discharge, high HCG in blood and urine. Morphologically it is hemorrhagic, necrotic mass, villi are absent। तो ये इससे हमारे पास चैप्टर ये जो है कंप्लीट होता है। तो दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।